कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर इमरान के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और बड़े रख रखाव और अदब आदाब से गुफ्तगू कर रहा था। इसकी एक वजह थी। वजह यह थी कि इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वालों से तमाम फौजी और सिविल अफसर डरते थे। कैंप कमांडर के ऑफिस में जाते ही कमांडो इमरान ने ब्रीफकेस खोलकर कैप्टन शेखर को अपनी तकर्री के कागजात दिखाए। ये इंडिया की मरकजी हुकूमत के इंतहाई हसास शोबे यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस के कागजात थे, जिन पर बाकायदा सरकारी मोहरें लगी हुई थी और मरकजी सेक्रेटरी डिफेंस के दस्तखतों के अलावा कलकत्ता हेड ऑफिस के अफसर आला के दस्तखत मां सरकारी मोहर के सब थे। कैप्टन शेखर को कैसे शक पड़ सकता था कि ये शख्स दास गुप्ता नहीं है बल्कि उसकी जगह एक कश्मीरी मुजाहिद कमांडो है। कैंप कमांडर ने उसी वक्त जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इमरान से कहा, सर हमारे कैंप में आपकी शान के लायक तो रिहाइश का इंतजाम नहीं है, फिर भी मैंने आपके रहने के लिए एक बैरक में स्पेशल बिस्तर वगैरह लगवा दिया है, आप चलकर मुआयना कर लीजिए। इमरान बड़ा होशियार कमांडो था। उसने कहा, ये बातें बाद में हो जाएंगी, सबसे पहले मैं न्यूक्लियर लेबोरेटरी के साइंसदानों से मिलना चाहता हूँ। आपको मालूम ही होगा कि हमें खास तौर पर इस लेबोरेटरी की सिक्योरिटी और निगरानी के लिए यहाँ तैनात किया गया है। कैप्टन चंद्रशेखर बोला, यस सर, आइए मैं आपको लेबोरेटरी लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे 5-6 साइंसदान और 3 असिस्टेंट न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इतने में टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। कैप्टन शेखर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो कैंप कमांडर स्पीकिंग। कैप्टन शेखर ने टेलीफोन पर ही कहा, यस मैडम, मिस्टर दास गुप्ता यहाँ पहुँच गए हैं, इनसे बात कीजिए। कैप्टन शेखर ने टेलीफोन का रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर कलकत्ते से आपकी बेगम साहिबा का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। एक लम्हे के लिए इमरान का जहन जैसे रुक सा गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो दास गुप्ता की बीवी से उसका खावंद बनकर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने रिसीवर करीब लाते हुए जानबूझकर जरा खांसते हुए कहा, हेलो डार्लिंग, मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ। दूसरी तरफ से दास गुप्ता की बीवी की आवाज आई, क्या बात है गुप्ता जी, आपकी आवाज बदली हुई क्यों है? इमरान ने थोड़ा और खांस कर कहा, सफर में उलट पलट चीजें खाने से गला थोड़ा खराब हो गया है, तुम सुनाओ घर में सब ठीक ठाक है। इमरान को न तो दास गुप्ता की बीवी का नाम मालूम था और न ये पता था कि उनके बच्चे भी हैं या नहीं हैं। वो बड़ा मोहतात होकर बात कर रहा था, जरा सी भूल चूक से वो फौरन पकड़ा जा सकता था। उसकी बीवी ने कहा, माताजी अमृतसर से चंडीगढ़ आ गई हैं, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं भी 2-4 दिन के लिए कलकत्ते से चंडीगढ़ जा रही हूँ। मुझे आज ही खत लिखना और अपने गले का ख्याल रखना, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही। इमरान ने एक बार फिर खांसते हुए बैठी हुई आवाज के साथ कहा, मैं यहाँ डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, तुम फिक्र न करना। ओके डार्लिंग, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, फिर फोन करूंगा। दूसरी तरफ से दास गुप्ता की बीवी ने कहा, खत जरूर लिखना, तुम्हारा गला बहुत खराब लगता है, आवाज बिल्कुल बदली हुई है। इमरान ने कहा, चिंता न करो डियर, मैं ठीक हो जाऊंगा, बाय बाय। इमरान ने फोन बंद कर दिया। कैप्टन शेखर ने कहा, सर मेरे साथ चलिए, कैंप का डॉक्टर शर्मा गला चेक करके अभी दवाई दे देगा। कमांडो इमरान ने गला साफ करते हुए कहा, अभी मैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को एक नजर देखना चाहता हूं ताकि सिक्योरिटी का इंतजाम चेक कर सकूं। डॉक्टर शर्मा के पास उसके बाद जाएंगे। और कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर इमरान को साथ लेकर न्यूक्लियर लेबोरेटरी के तहखाने की तरफ चला, जो चंद कदमों के फासले पर थी। इमरान अभी दास गुप्ता की बीवी के बारे में सोच रहा था कि कहीं उसे इमरान पर शक तो नहीं पड़ गया। उसकी आवाज दास गुप्ता की आवाज से काफी मुख्तलिफ थी। वो ये सोचकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया कि अगर दास गुप्ता की बीवी अपने खावंद की बीमारी की वजह से उसकी तीमारदारी के ख्याल से वहां पहुंच गई तो फिर क्या होगा। वो तो नकली दास गुप्ता है, उसका राज फाश हो जाएगा और उसे वहां से शायद फरार होने का मौका भी न मिल सके। निकोबार के उस जजीरे का कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर कमांडो इमरान के साथ चल रहा था और इमरान भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ऑफिसर दास गुप्ता के भेस में कैंप कमांडर से जेर जमीन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी की बाबत बातचीत करता उसके साथ जा रहा था। भारत की ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लेबोरेटरी जमीन दोस्त तहखाने में कायम की गई थी। यहाँ जमीन से फजा में दुश्मन के लड़ाका बमबार तैयारों को निशाना बनाने के लिए ऐसे अच्छे मिसाइल तैयार किए जा रहे थे जिनके आगे छोटे साइज का न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा रहा था। ये तैयारे के जेट इंजन से निकलने वाली गैस की हरारत पर उसके पीछे जाता था और तैयारे से टकराकर उसे इस तरह तबाह करता था कि न्यूक्लियर वॉरहेड के फटने से जो कयामत खेज हरारत पैदा होती, उससे तैयारा उसके हवाबाज समेत पिघल कर भाप बनकर उड़ जाता और तैयारे का मलबा तक जमीन पर नहीं गिरता था।
اس وار ہیڈ کا یہ فائدہ تھا کہ بھارت پاکستان کے کسی بھی طیارے کو کشمیر کی کنٹرول لائن کے باہر پاکستان کی حدود میں نشانہ بنا سکتا تھا، اور چونکہ طیارے کا ملبہ بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا تھا، اس لیے پاکستان یہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن نے اس کے طیارے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنی حدود کے اندر پرواز کر رہا تھا، کیونکہ طیارے کا ملبہ ثبوت کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بڑی خطرناک ایجاد تھی۔ جنگ کی حالت میں بھی اس کے میزائل کا نشانہ کبھی نہیں چوک سکتا تھا، کیونکہ یہ جیٹ انجن کی حرارت پر طیارے کا پیچھا کرتا تھا اور طیارہ فضا میں اس سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس خطرناک ترین نیوکلیئر وار ہیڈ پر بھارت کے انڈمان نکوبار جزائر کے اس دور افتادہ جزیرے کے ایک تہہ خانے میں خفیہ طور پر کام ہو رہا تھا، اور کمانڈو عمران کی اطلاعات کے مطابق ابھی نیوکلیئر وار ہیڈ کی تیاری کا عمل جاری تھا، کیونکہ ایٹمی توانائی کو چھوٹے سائز میں لانے کے لیے کافی وقت اور سائنسی مہارت درکار تھی۔ اس کام کے لیے بھارت کو اسرائیلی حکومت کا تعاون حاصل تھا، اور 3 اسرائیلی یہودی سائنسدان اس پروجیکٹ پر شب و روز کام کر رہے تھے۔ کمانڈو عمران ان میزائلوں کے تیار ہونے اور انہیں بھارتی فضائیہ کو سپلائی کیے جانے سے پہلے اس لیبارٹری کو تمام ساز و سامان اور سائنسدانوں سمیت تباہ کر دینے کے مشن پر اس جزیرے میں آیا تھا۔ کمانڈو عمران کے جزیرے کے تہہ خانے کی لیبارٹری تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس خفیہ کیمپ میں سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام تھا کہ خود کسی بھارتی فوجی کو بھی اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیبارٹری کے اندر سائنسدانوں کے علاوہ 2 ملٹری انٹیلیجنس کے افسر بھی نگرانی پر مقرر تھے۔ یہ عمران کی خوش قسمتی سے ایسا حسن اتفاق ہو گیا کہ عمران کو پتہ چلا کہ کلکتے سے انڈین سینٹرل انٹیلیجنس کا ایک سینئر چیف آفیسر، جو چندی گڑھ کا پنجابی ہے، اس خفیہ کیمپ کی نگرانی کے لیے جزیرے میں آ رہا ہے۔ ظاہر تھا کہ یہ افسر دور دراز کے بھارتی ہیڈ آفس سے جزیرے میں بھیجا جا رہا تھا، اور کیمپ کے عہدیدار اس کی صورت سے واقف نہیں تھے۔ کمانڈو عمران نے اس خفیہ سروس کے آفیسر، جس کا نام داس گپتا تھا، اس کو راستے میں ہی قابو کر کے اس کی جگہ خود اس فوجی کیمپ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کوئی آسان اور معمولی ایڈونچر نہیں تھا، اس میں پکڑے جانے کے بے شمار امکانات تھے، لیکن اس کے باوجود کمانڈو عمران کے لیے اس بھارتی فوجی کیمپ میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اسے پکڑے جانے کے تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے اس منصوبے پر ہر حالت میں عمل کرنا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی اپنی زندگی کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت اگر تھی تو صرف اس بات کی کہ ہمارے دشمن نے پاکستان کی ہوائی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے جس مذموم منصوبے پر کام شروع کر رکھا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ اتنا مہنگا اور طویل عمل والا منصوبہ تھا کہ اگر اسے ایک بار نیوکلیئر مواد کی ساری مقدار کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جاتا تو اسے دوسری بار شروع کرنے کے لیے ایک طویل ترین لمبی مدت درکار تھی، اور اتنا زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا تھا کہ بھارت مالی اعتبار سے اس پر دوبارہ کام شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور اگر اپنے بھوکے عوام کے پیٹ کاٹ کر وہ اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کر بھی دیتا تو اس کے لیے اتنا وقت اور اتنی لمبی مدت درکار تھی کہ اس دوران پاکستان، جو خود ایک نیوکلیئر طاقت بن چکا تھا، وہ بھارت کے اس نیوکلیئر میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے والا جوابی نیوکلیئر میزائل تیار کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں تھا۔ اس کی ملٹری انٹیلیجنس اسے دشمن کے تمام پاکستان دشمن منصوبوں کی فوراً خبر کر دیتی تھی، اور وہ جوابی کارروائی کے لیے فوراً کام شروع کر دیتا۔ خاص طور میں فضا میں طیارے پروار کرنے والے بھارت کے اس نیوکلیئر وار ہیڈ میزائل کے بارے میں فل رپورٹ کمانڈو عمران نے ایک خفیہ ذریعے سے پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کو پہنچا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ پاکستان میں دشمن کے اس ناپاک منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے اس کے خلاف جوابی پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ اب یہ بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی، اور اس کا قومی اور دینی فرض بھی بن گیا تھا کہ وہ جان کی بازی لگا دے، اور اگر اس کی موت اس کمانڈو آپریشن میں یقینی ہو تو مرنے سے پہلے بھارت کے اس ناپاک پروجیکٹ کو تباہ کر دے، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو خود بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ ختم ہو جائے۔ جب کیمپ کمانڈر چندر شیکھر کمانڈو عمران کو مسٹر داس گپتا سمجھتے ہوئے کیمپ کی نیوکلیئر لیبارٹری کے معائنے کے لیے نیچے تہہ خانے کی طرف لے جا رہا تھا، عمران نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا رکھا تھا۔ اپنا بریف کیس، جو کہ اصل میں داس گپتا کا تھا، عمران نے کیمپ کمانڈر کے آفس میں ہی رکھوا دیا۔ کیپٹن چندر شیکھر کہہ رہا تھا، سر، ہم نے یہاں سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے کہ کوئی فوجی افسر بھی یہاں بغیر پورے کاغذات دکھائے داخل نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، ایسا ہی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بھارت سرکار کا اس وقت سب سے مہنگا، سب سے اہم اور سب سے خفیہ پروجیکٹ ہے۔ ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت نے مجھے اسی لیے یہاں بھیجا ہے۔ وہ نیچے لیبارٹری میں آ گئے۔ عمران بڑی گہری اور تیز نگاہوں سے لیبارٹری کی ایک ایک شے کا جائزہ لے رہا تھا۔
तहखाने में कुल 5 कमरे थे, जहां न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड साजो सामान लगा था और वहां भारतीय और इसराइली साइंसदान अपने अपने काम में मसरूफ थे। 3 कमरों में न्यूक्लियर भट्टियां लगी थीं, जहां एटमी तवानाई को कम से कम साइज में बंद करने के लिए इंतहाई पेचीदा और इंतहाई दिक्कत तलब अमल जारी था। लेबोरेटरी में कैंप कमांडर ने उस खुफिया अफसर से इमरान को मिलाया जो वहां सरकारी तौर पर पहले से खुफिया निगरानी के लिए मुतय्यन था। इमरान को मालूम था कि ये खुफिया अफसर उससे कमतर दर्जे का है, चुनाचे उसने गर्दन उठाकर बड़े रोबदाब के साथ उससे बात की। उस खुफिया अफसर का नाम मिस्टर राम गंगूली था और वो सूबा बिहार का रहने वाला था। मिस्टर गंगूली कुदरती तौर पर इमरान से मरूब था और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था। इमरान यही चाहता था। उसने कहा, हम लोगों पर इस प्रोजेक्ट की हिफाजत की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हमें यहाँ काम करते एक साइंसदान को अपनी कड़ी निगरानी में रखना होगा। खासतौर पर गैर मुल्की साइंसदानों की बाकायदा निगरानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि दुश्मन भारी से भारी रकम देकर उनमें से किसी को खरीद सकता है और ये साइंसदान रुपए के लालच में आकर दुश्मन को इस प्रोजेक्ट के सारे खुफिया राज बता सकता है। मिस्टर राम गंगूली ने इमरान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, गुप्ता साहब, सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं पहले यहाँ पर काम करने वाले इसराइली साइंसदानों की पूरी निगरानी कर रहा हूँ और उनकी लेबोरेटरी के बाहर की नकलो हरकत पर भी निगाह रखता हूँ। अभी तक सर सब ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी पर जरा सा भी शक पड़ा तो मैं फौरन आपको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि जजीरे में दुश्मन के जासूस दाखिल हो चुके हैं। इसका सबूत ये है कि उन्होंने हमारे कैंप के एक फौजी को जो रोजाना की पेट्रोल ड्यूटी पर था अगवा करके गायब कर दिया है। इमरान ने कहा, हो सकता है दुश्मन के जासूसों ने उसे कत्ल कर दिया हो। राम गंगूली ने कहा, सर ऐसी सूरत में हमें अपने फौजी की लाश जरूर मिलनी चाहिए थी। हमने जजीरे का कोना कोना छान मारा है, मगर हमें किसी जगह अपने फौजी की लाश का निशान तक नहीं मिला। इमरान ने कहा, बहरहाल हमें हर लम्हा चौकस रहने की जरूरत है। मुझे इसलिए भारत सरकार ने यहाँ तैनात किया है। इस गुफ्तगू के दौरान इमरान ने खास तौर पर यह बात नोट की कि जो दरमियानी कमरा था उसमें न्यूक्लियर भट्टी का साइज बड़ा था और उस कमरे में दीवार के साथ सिलेंडरों की कतार लगी थी। इमरान ने मिस्टर राम गंगूली और कैंप कमांडर की मौजूदगी में सीनियर खुफिया अफसर की हैसियत से दरियाफ्त किया कि इन सिलेंडरों में किस किस्म का मवाद है। जो पुख्ता उम्र का साइंसदान उस भट्टी पर काम कर रहा था उसने बताया कि इन सिलेंडरों में कुछ में माया ऑक्सीजन गैस भरी है और बाकी सिलेंडरों में ऐसा कीमियावी महलूल भरा हुआ है जो न्यूक्लियर वॉरहेड के तामीरी अमल में इस्तेमाल किया जाता है। इमरान ने जानबूझकर सवाल किया, क्या ये मवाद किसी एतबार से धमाका खेज भी है? साइंसदान ने कहा, जी हाँ, ये इतना धमाका खेज है कि अगर ये फट जाए तो इसके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी फट जाएंगे और इस कदर खौफनाक धमाका होगा कि हमारे समेत इस फौजी कैंप की कोई शय बाकी नहीं रहेगी। इमरान ने दूसरा अहम सवाल पूछा, क्या इस लेबोरेटरी में जो एटमी मवाद है वो भी इस धमाके से फट जाएगा? साइंसदान ने जवाब दिया, जी नहीं, एटमी मवाद हरगिज नहीं फटेगा। एटमी मवाद को फाड़ने के लिए एक खास प्रोसेस यानी एक खास कीमियावी अमल की जरूरत होती है जो इस वक्त हमने मुअत्तल किया हुआ है। अगर यहाँ पड़ा हुआ एटमी मवाद भी फट जाए तो ये सारे का सारा जजीरा समंदर में गर्क हो जाएगा और समंदर में 15 मील के अंदर अंदर कोई मखलूक जिंदा सलामत नहीं रहेगी। इमरान को इत्मीनान हो गया कि धमाके के बाद जजीरा और जजीरे के लोग सलामत रहेंगे, मगर ये फौजी कैंप अपनी लेबोरेटरी और भारत के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे के साथ नीस्तो नाबूद हो जाएगा और वो यही चाहता था। उसने कैंप कमांडर से कहा, हमें इन सिलेंडरों की हिफाजत का पूरा इंतजाम करना चाहिए। कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, सर यहाँ किसी को अपने साथ माचिस या सिगरेट लाइटर किस्म की कोई चीज लाने की इजाजत नहीं है और वैसे भी कैंप में कोई बाहर का आदमी दाखिल होकर किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ दाखिल होने से पहले हमारी गोलियों से हलाक हो चुका होगा। इमरान ने खुश होकर कहा, शाबाश, हमारी भारत सरकार को ऐसे ही जिम्मेदार फौजी और खुफिया सर्विस के अफसरों की जरूरत है। मैं हेडक्वार्टर में आपकी अच्छी रिपोर्ट भेजूंगा। कैंप कमांडर तो खुश हो गया, कहने लगा, सर भारत माता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना फर्ज अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। कमांडो इमरान को इस बात का बल्कि इस कमी का शिद्दत से एहसास था कि उस लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए उसके पास किसी किस्म का धमाका खेज मवाद नहीं है, बल्कि उसके पास तो एक पटाखा तक नहीं। वो जानता था कि चूंकि ये फौजी कैंप है इसलिए यहाँ असलहा वगैरह जरूर होगा और अगर असलहा खाना है तो उसमें मैगजीन के अलावा हैंड ग्रेनेड किस्म का धमाका खेज मवाद जरूर मौजूद होगा। अगरचे हैंड ग्रेनेड उस कमांडो ऑपरेशन में उसके किसी काम का नहीं था, क्योंकि हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने के लिए उसके फटने का वक्फा चंद सेकंड ही होता है, जबकि उसे यहाँ किसी इंतहाई धमाका खेज टाइम बम की जरूरत थी।
ऐसे टाइम बम की जिसके फटने का दौरानिया कम से कम आधा घंटा जरूर हो। उसे यकीन नहीं था कि उस छोटे से फौजी कैंप के असलहा खाने में इस किस्म के टाइम बम भी होंगे, लेकिन वो असलहा खाने का एक दफा मुआयना जरूर करना चाहता था। वो कैंप कमांडर को लेकर लेबोरेटरी के तहखाने से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर से पूछा, आपने यहाँ अपना एमुनिशन कहाँ रखा हुआ है? मेरा मतलब है क्या वो किसी जगह पर महफूज है? कैंप कमांडर ने फौरन जवाब दिया, सर आप चलकर खुद मुआयना कर लें, आपको मालूम हो जाएगा कि हमने एमुनिशन किस कदर महफूज जगह पर रखा हुआ है। कमांडो इमरान यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी चलकर एमुनिशन स्टोर की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। इमरान इसलिए भी जल्दी कर रहा था कि वो बड़े नाजुक हालात में से गुजर रहा था। उसका भांडा किसी भी वक्त फूट सकता था। उसके नकली दासगुप्ता होने का पोल किसी वक्त भी खुल सकता था। ऊपर से दासगुप्ता की बीवी ने फोन पर कह दिया था कि वो उससे मिलने किसी रोज जजीरे पर जरूर आएगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि बतौर मिस्टर दासगुप्ता इमरान ने उसकी बीवी से फोन पर बात करते हुए अपनी आवाज को काफी बदलने की कोशिश की थी, और इस कोशिश में वो कई बार खांसा भी था। और उसने अपनी आवाज के बदलने की ये वजह बताई थी कि उसका गला खराब है, जिसकी उसकी बीवी को फिक्र लगी थी। वो उसकी खबरगिरी करने के ख्याल से भी आना चाहती थी। चुनाचे अब इमरान पर लाजिम हो गया था कि उसने जो कुछ करना है 1-2 दिन के अंदर अंदर कर डाले, वरना सारा काम खराब हो सकता था। जब इमरान ने कैंप का एमुनिशन स्टोर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कैंप कमांडर उसे असलहा खाने में ले गया, जो कैंप के दरमियान में एक जमींदोज तहखाने में था। ये एक छोटा सा स्टोर था। उसमें राइफलें, स्टेन गन्ने और उनके मैगजीन भारी तादाद और मिकदार में थे। एक क्रेट में हैंड ग्रेनेड थे। इमरान को यह देखकर इंतहाई मायूसी हुई कि वहां उसके काम की कोई शय नहीं। अचानक इमरान की नजर एक कोने में मेज के नीचे रखे हुए लकड़ी के छोटे क्रेट पर पड़ी। उसने कैंप कमांडर से पूछा, इस क्रेट में क्या है? कैंप कमांडर ने कहा, सर इसमें कुछ टाइम बम है। कमांडो इमरान का दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर उसने अपनी खुशी को अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। वो हैरान जरूर हुआ कि यहाँ टाइम बमों की क्या जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।